दरअसल साल 2017 में केंद्र सरकार ने कश्मीर से उग्रवाद खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के भी कई आतंकी मारे गए थे, जिसका बदला लेने की बड़ी तैयारी जैसे मोहम्मद के द्वारा की जा रही थी। पुलवामा हमला इसी बदले की तैयारी का हिस्सा था। इस हमले की आशंका को लेकर पहले से ही खुफिया इनपुट्स मिलने लगे थे। पुलवामा हमले से पहले मिले इन खुफिया इनपुट्स को लेकर यानी इन चेतावनियों को लेकर अंग्रेजी की फ्रंटलाइन मैगजीन ने एक विस्तृत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की। फ्रंटलाइन मैगजीन की इस रिपोर्ट के अनुसार 2 जनवरी 2019 से लेकर 13 फरवरी 2019 के बीच यानी 1.5 महीने के भीतर ही 11 बार खुफिया एजेंसियों के द्वारा एक प्रतिशोध हमले को लेकर चेतावनियां दी जा रही थी, लेकिन इस दौरान सरकार सोती रही। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार सरकार और एजेंसियां ये बात जानती थी कि सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला हो सकता है। ये सिर्फ अंदाजा भर नहीं था, बल्कि कई सबूत सरकारी एजेंसियों के हाथ लग रहे थे। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार सरकारी एजेंसियां ये जानती थी कि जैसे मोहम्मद का आतंकी कमांडर मुदासिर अहमद खान अपने 4 आतंकियों के साथ एक बड़े फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा है। एजेंसियों को यह भी मालूम था कि जनवरी के लास्ट हफ्ते में मुदासिर खान मिडोरा और त्राल के आसपास के इलाकों में घूम रहा था। ये वही इलाके थे जहां पुलवामा हमला हुआ। यही मुदासिर खान बाद में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड निकलता है। मुदासिर खान पहले से ही साल 2017 में लेतापुरा में हुए आतंकी हमले में उस मामले में फरार चल रहा था। इस आतंकी हमले में भी 5 जवानों की जान चली गई थी। ये बड़ी ही हैरानी वाली बात थी कि इतनी चेतावनियों के बाद भी पुलवामा हमले को रोका नहीं जा सका और ना ही इतनी सक्रियता दिखाई गई कि इसे रोका जा सकता, जबकि सभी चेतावनियां रिलायबल सोर्सेज के हवाले से थी। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार मैगजीन के पास उपलब्ध सबूतों के आधार पर इस बात का खुलासा करते हैं कि पुलवामा हमले से एक दिन पहले ही यानी 13 फरवरी 2019 के दिन भी एक खुफिया सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ के काफिले पर जैसे मोहम्मद के आतंकियों के द्वारा आईईडी बम से हमला हो सकता है। इस इंटेलिजेंस इनपुट को जम्मू कश्मीर के डीजीपी से लेकर आईजीपी तक शेयर किया गया। फ्रंटलाइन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उसके पास पुलवामा हमले से पहले दी गई 6 खुफिया चेतावनियों के साक्ष्य रखे हुए हैं, जिनमें पुलवामा और अवंतीपुरा इलाके को हाई रिस्क जोन के रूप में चिन्हित किया गया था, जिनमें यह निर्देशित किया गया था कि जैसे मोहम्मद के द्वारा इन इलाकों में प्रतिशोध हमला किया जा सकता है। 13 फरवरी की चेतावनी में यह सलाह दी गई थी कि सेना अलर्ट रहे, लेकिन इसके बावजूद 14 फरवरी की सुबह ही 78 वाहनों के काफिले को अनुमति दे दी गई, जिसमें 2547 जवान सवार थे। इतने जवान एक काफिले में आमतौर पर नहीं जाते, वो भी तब जब इतने विश्वसनीय अलर्ट एक दिन पहले ही जारी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे सरकार की लापरवाही माना जाना चाहिए कि नहीं, कि सिर्फ 1.5 महीने में ही आतंकियों के नाम और ठिकानों सहित आतंकी हमले की आशंका को लेकर 11 खुफिया इनपुट्स मिलते हैं, लेकिन बावजूद इसके इतने बड़े काफिले को सड़क मार्ग से ले जाया जाता है। कैसे सरकार की लापरवाही माना जाएगा कि नहीं कि 11 खुफिया चेतावनियों के बाद भी सेना को सड़क मार्ग से जाने दिया गया और सीआरपीएफ ने जब 5 एयरक्राफ्ट मांगे तो इनकार कर दिया। आखिर इसके लिए किसे दोषी माना जाएगा? विपक्ष को यह सवाल पूछता है कि पुलवामा हमला सरकार की लापरवाही का परिणाम है या वर्तमान सरकार को, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में पुलवामा हमले में हुए शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। एक तरफ न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अपनी सरकार की लापरवाही को मानते हुए देश से माफी मांगती हैं, दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री अपनी गलती मानने के बजाय न केवल राज्यपाल से कह देते हैं कि तुम चुप रहो, बल्कि चुनावी रैलियों में तो पुलवामा हमले को भुनाते हुए वोट की अपील भी करते हैं। सत्यपाल मलिक ने पत्रकार करण थापर के इंटरव्यू में न केवल ये बताया कि पीएम ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि विस्फोटकों से भरी गाड़ी करीब 10 दिन तक पुलवामा के उस इलाके में घूमती रही। इस तथ्य की पुष्टि एनआईए के अधिकारी रहे आईपीएस दानिश राणा के द्वारा पुलवामा हमले की साजिश पर लिखी किताब एज फार एज द सैफरन फील्ड्स द पुलवामा कॉन्स्पिरेसी भी करती है। दानिश राणा की इस किताब के अनुसार 5 फरवरी की शाम, जिस दिन जैसे मोहम्मद कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है, उस दिन की शाम उमर फारूक, आदिल अहमद डार, हंजिला जहादी और साकिर बशीर चारों साकिर बशीर की कार से उसके घर गए, जहां विस्फोटक पदार्थ पर फाइनल काम करना शुरू हो गया। इसे बनाने में एल्युमिनियम पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया ताकि आग जल्दी कैच कर ले। इसी पाउडर को सभी ने अपने चेहरों पर पोत लिया। इसके बाद उमर ने आदिल और हंजिला जहादी के साथ सेल्फी ली। इसके बाद इस विस्फोटक पदार्थ को कार में फिट करने की बारी आई। सबसे पहले नीले ड्रम में 160 किलोग्राम विस्फोटक रखा गया और फिर 40 किलो विस्फोटक नारंगी कैन में रखा गया और इन दोनों को तारों को स्टीयरिंग व्हील के पास एकदम पास में लगा दिया गया। प्लान अगले दिन यानी 6 फरवरी के दिन सीआरपीएफ के काफिले पर अटैक करने का था, लेकिन 5 फरवरी की रात ही भारी बर्फबारी पड़ जाती है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। अब इस कारण सीआरपीएफ का जो काफिला जम्मू से श्रीनगर निकलना था, वो प्लान अब कुछ दिन के लिए रुकना पड़ा। इसलिए उमर, आदिल और हंजिला जहादी तीनों साकिर बासिर के घर पर ही रुकते हैं और 200 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ के साथ कार साकिर के घर के आगे ही पार्क खड़ी रहती है। दूसरी तरफ सीआरपीएफ बर्फबारी बंद होने और जम्मू श्रीनगर हाईवे के खुलने का इंतजार करती रही। इधर आदिल और साकिर और उमर भी सीआरपीएफ के आने का इंतजार कर रहे थे। 14 फरवरी की दोपहर साकिर बासिर अपनी फर्नीचर की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टीज को सड़क पर तैनात किया जा रहा है। उसने तुरंत उमर को सूचना दी कि जल्द ही सीआरपीएफ का काफिला आने वाला है। आदिल ने एक पिस्टल ली और मौके पर इको कार लेकर पहुंच गया। शाम के 3:30 हो रहे थे। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा जिले के लाड़ू मोड़ पर पहुंचता है कि बगल की सड़क पर इंतजार कर रहे आदिल ने सीआरपीएफ के काफिले की 5वें नंबर की बस से अपनी इको कार भिड़ा दी। उसके बाद हुआ भीषण विस्फोट, जिसमें 40 जवानों की जान चली गई। लेकिन जिस तरह दानिश राणा की किताब बताती है कि फरवरी महीने के पहले हफ्ते में ही मारुति इको कार में बम विस्फोट तैयार कर लिया गया था, वैसे में सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी तैयारियां की गई, एक कार पुलवामा इलाके में बम विस्फोट से भरी हुई खड़ी रहती है, फिर भी इसे पहले ही पकड़ा क्यों नहीं जा सका? दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई खुफिया एजेंसियों को इस संभावित हमले का कुछ भी नहीं पता चल सका था? क्या वाकई कोई सुराग पहले नहीं मिल सका था? इस सवाल का जवाब फ्रंटलाइन मैगजीन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देती है। इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के अनुसार 2 जनवरी 2019 से लेकर 3 जनवरी, 7 जनवरी, 18 जनवरी, 21 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 9 फरवरी, 12 फरवरी और फिर 13 फरवरी के दिन तक 11 खुफिया चेतावनियां दी गई, लेकिन फिर 14 फरवरी को पुलवामा हमला हो जाता है। उसे रोका नहीं जा सका। आखिर कैसे और क्यों? कौन इसका जिम्मेदार है? फ्रंटलाइन मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में नाम उजागर न करने की शर्त पर जम्मू कश्मीर के एक बड़े पुलिस अधिकारी का बयान भी छापा, जिसमें उस शीर्ष पुलिस अधिकारी का कहना था कि पुलवामा हमले से पहले कम से कम 2 एक्शनेबल वार्निंग्स दी गई थी, मतलब कि कार्रवाई करने योग्य चेतावनियां। कार्रवाई करने योग्य चेतावनियों से मतलब जिन खुफिया इनपुट्स में आतंकवादियों के ठिकाने या उनकी पहचान, उनके नाम या किसी अन्य चीज का विवरण, उसकी पुख्ता जानकारी हो, तथ्यात्मक जानकारी हो, उन्हें एक्शनेबल यानी कार्रवाई योग्य जानकारी कहते हैं। ऐसे ही 2 खुफिया चेतावनियां 24 जनवरी और 25 जनवरी को दी गई थी, यानी पुलवामा हमले से कोई 3 हफ्ते पहले ही। इन एक्शनेबल वार्निंग्स में जैसे मोहम्मद और आतंकी मुदासिर अहमद खान के प्लान के बारे में जानकारियां थी। यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलवामा हमले के बाद ये जानकारियां सच में निकली। जैसे जब पुलवामा हमले के बाद एनआईए ने जांच की थी तो मुदासिर अहमद को ही पुलवामा हमले का मुख्य साजिशकर्ता पाया। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार 24 जनवरी के इंटेलिजेंस इनपुट में चेतावनी दी गई थी कि जैसे मोहम्मद के विदेशी आतंकियों ने आतंकी मुदासिर खान उर्फ मोहम्मद भाई ग्रुप अवंतीपुरा को आने वाले दिनों में कुछ विशेष टास्क पूरा करने के लिए उदाहरण के तौर पर कोई बड़ा फिदायीन हमला करने के लिए कहा है। ये ग्रुप जैसे मोहम्मद के ही पुलवामा के शहीद बाबा ग्रुप के भी संपर्क में है। इस चेतावनी के बाद अगले दिन भी चेतावनी दी गई। 25 जनवरी 2019 के इंटेलिजेंस इनपुट में कहा गया कि इसमें मुदासिर खान के ठिकानों की जानकारी है। इस इनपुट के बोल्ड अक्षरों में लिखा गया था कि मुदासिर खान को 4 विदेशी आतंकियों के साथ मिदुर और लामतराल के गांव में देखा गया है। इस इनपुट में इस बात को अंडरलाइन करके भी कहा गया कि ये ग्रुप आने वाले दिनों में एक हमले की योजना बना है और संभवतः ये अवंतीपुरा या पंपोर में हमला कर सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अवंतीपुरा पुलवामा जिले में ही आता है। इतनी डिटेल जानकारियां होने के बाद 2 बड़े सवाल उठते हैं। पहला सवाल कि इन आतंकियों को पहले ही पकड़ने में कोई सफलता क्यों नहीं मिली? दूसरी बात कि जब इतना कुछ बताया जा रहा था पहले ही, तब भी मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के द्वारा मांगने पर भी 5 एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिए? 24 और 25 जनवरी की दोनों चेतावनी बताती है कि 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले की साजिश को रोकने के लिए पर्याप्त समय मिला था। पुलवामा हमले को रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सका? करण थापर को बताते हैं कि इतनी बड़ी कॉन्वॉय कभी सड़क के जरिए ट्रैवल नहीं करती, इसलिए सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाजों की मांग करी थी, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने यह हवाई जहाज सैंक्शन करने से मना कर दिया था। इसके अलावा बताते हैं कि इस हाईवे के रूट को ढंग से सैनिटाइज भी नहीं किया गया था। सैनिटाइज का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सैनिटाइजर लगा लेना, इसका मतलब है कि सड़क को सेफ और सिक्योर बनाना, क्योंकि इतने सारे मिलिट्री के लोग इस पर जाएंगे। इस रूट में 8 से 10 लिंक रोड्स थी और सत्यपाल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई जिप्सी यहाँ पर खड़ी होनी चाहिए थी, लिंक रोड्स पर मैन होनी चाहिए थी ताकि कोई और ना घुस पाए इस रूट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन, ऑल ऑफ देम, ऑलमोस्ट अराउंड
8, 10 8-9 लिंक रोड वो अनमैन। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि फिर उन्होंने ये चीज प्रधानमंत्री मोदी को जाकर बताई कि ये हवाई जहाज अगर हमने दे दिए होते तो ऐसा ना हुआ होता। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। और सत्यपाल ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये चीज जाकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोभाल को भी बताई और उन्होंने भी इन्हें चुप रहने को कहा। इसके बाद सत्यपाल मलिक कुछ बड़ी शॉकिंग चीज कहते हैं, मैं उनके एग्जैक्ट शब्दों को कोट करता हूं। मैं आपसे शेयर कर सकता हूं कि मुझे ये लग गया था कि ये सारा ओनस अब पाकिस्तान की तरफ लाना है, इसलिए अब चुप रहिए। करण थापर पूछते हैं कि ये सरकार की चालू पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को ब्लेम करो और हमें क्रेडिट मिलेगा और इससे हमारे इलेक्शन को फायदा होगा। सत्यपाल मलिक कहते हैं एग्जैक्टली यार। और अभी जो अटैक वाली सिचुएशन भी पता नहीं आपने रिसेंट खबर पड़ी कि नहीं रशिया में एक अटैक हुआ और यूएस ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था उन्हें 2 हफ्ते पहले कि अटैक होने वाला है, किसी भी कॉन्सर्ट में हो सकता है। वो इतने स्पेसिफिक थे, उन्होंने रशियन इंटेलिजेंस को वार्निंग भी दी थी कि अटैक हो रहा है यहाँ पर। और अगर आप खबरें सुनोगे कि उस अटैक में क्या क्या हुआ, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे अटैक के दौरान, और जो सर्विसेज आनी चाहिए थी पुलिस की उस टाइम पर नहीं पहुंची वहां पर। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार-बार गंभीर मुद्दे होते हैं, उन पे कोई चर्चा नहीं होती। पुलवामा में सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था, नियम था कि बड़ी कॉन्वॉय नहीं चल सकती, वो हवाई यात्रा करेंगे। पूर्व गवर्नर थे सतपाल मलिक, मेरे संग उन्होंने इंटरव्यू किया, मुझसे कहा कि अगर मुझसे ये लोग जहाज मांगते मैं दे देता। नियम था कि कॉन्वॉय नहीं चल सकती थी, नियम विरुद्ध कॉन्वॉय चलाई गई और विस्फोट हो गया। हमारे 40 से ज्यादा बहादुर सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। बड़ा सवाल उठा कि उस हाईवे पर एक आदमी कई किलो आरडीएक्स लेके कोई व्यक्ति कैसे घुस गया, कहां से आ गया इतनी बड़ी संख्या में आरडीएक्स। फिर एक डिप्टी एसपी गिरफ्तार हुए, देवेंद्र सिंह नाम था शायद उनका। पुलवामा के आतंकियों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर उसके नाम पर देश भर में वोट मांगे गए। 2019 की सत्ता पूरा पुलवामा कांड की वजह से हुई। विपक्ष ने आरोप भी लगाया, डर के मारे दबी जवान से लगाया, क्योंकि पलट के बीजेपी ने कह दिया ये तो शहीदों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठा, कई प्लेटफॉर्म पे उठा कि क्या इस हमले में कुछ बड़े महत्वपूर्ण लोग शामिल थे जो जानते थे कि इतने जवान मर जाएंगे तो हमें सत्ता मिल जाएगी। आज तक पुलवामा की जांच पूरी नहीं हुई। वो देवेंद्र सिंह जो डिप्टी एसपी थे वो जेल से निकल गए, वो कहां है किसी को नहीं पता। वो आरडीएक्स कहां से आया किसी को नहीं पता। क्या हुकूमत इसी तरह खून पीती है? क्या सत्ता इसी तरह लाशों पर महल बनाती है? और फिर लाशों पे जो महल बनते हैं उनमें क्या नेताओं को नींद आ जाती है और मीडिया भूल जाती है कि पुलवामा जैसा एक कांड हुआ था। वो 40 परिवार जिन्होंने, जिनके मुखिया ने, किसी का पिता था, वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पति था, उन्होंने अपनी जान दे दी। आज उनको परिवार के क्या हाल है कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत भूल गई कि पुलवामा के नाम पर जांच हुई थी और विपक्ष भूल गया कि पुलवामा के नाम पर ये पूछना है कि जांच का क्या हुआ। साल पहले भारत ने वह सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बताते हैं ये न्यू इंडिया है, वह न्यू इंडिया है जो सर्जिकल स्ट्राइक करता है। अब आप समझिए, जब वो ये बता रहे थे तो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगी थी कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। तो जब वो जम्मू में यह बात कह रहे थे तो मुझे वह सैटेलाइट पिक्चर याद आ रही थी, जिस सैटेलाइट पिक्चर में आया था कि सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने क्या किया, कौवा मारा था, कौवा। यह सत्य है। यही वजह है कि आज तक सर्जिकल स्ट्राइक में किसको मारा गया, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, क्या बस्ट किया, एक भी सबूत नहीं। हालांकि आपको एक चीज बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी इसका सबूत नहीं मांगा। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आर्मी पर सवाल नहीं उठाया। सबूत आम आदमी पार्टी ने मांगा था, लेकिन नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और कहते हैं ये कांग्रेस वाले सबूत मांग रहे थे। तो मैं तो ये कहता हूं, यदि आपने किया था तो सबूत दे देते, दिखा देते कि ये तुमने किया। आज चुनाव में आप सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेना के नाम को जो करके हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बताएं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि भी इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे को मैं जानता हूं।